जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। हर समस्या का समाधान चोरी नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो समस्याओं से घिरा हुआ था। दिल्ली शहर के लाजपत नगर में एक निर्धन परिवार रहता था। इस परिवार में संजीव, उसके वृद्ध माँ बाप, उसकी पत्नी भूमि, उसके 3 बच्चे राजू, रवि और मुन्ना। मुन्ना सबसे छोटा था। अभी वो 1 महीने का ही हुआ था और जब से पैदा हुआ था तब से बीमार चल रहा था। जो संजीव था वो एक आर्किटेक्ट के यहाँ पर नौकरी करता था। वो चपरासी के पद पर आसीन था। वहाँ पर स्टाफ में 2 लोग और काम करते थे। एक मुंजीस भाई जो कि कंप्यूटर पर बैठते थे और अनीता बहन जो कि इंजीनियर बाबू की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। बेचारे संजीव की सबसे बड़ी समस्या उसकी आमदनी थी। वो केवल 6,000 रुपये प्रति माह कमाता था और 6,000 रुपये प्रति माह में उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। एक दिन जब संजीव सोकर उठता है तो उसकी मम्मी उसे बुलाती हैं और कहती हैं, संजीव बेटा, मैं तुझसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? वो बोलता है, हाँ माँ, आप कहिए, बताइए। वो कहती हैं कि हमने कई सालों से कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया है। मैंने सुना है मंदिर के ऊपर का जो कमरा है वो बन रहा है। सब लोग बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर से भी कुछ ना कुछ दान जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1100 रुपये दो या कुछ करो, जो भी दे सकते हो वो देना चाहिए। वो कहता है, जी माता जी, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। वो थोड़ा सा आगे ही बढ़ा था कि उसकी पत्नी ने आवाज़ दे दी, अजी सुनते हो? वो कहता है, हाँ बोलो। कहते हैं, मुन्ना की तबीयत ठीक नहीं है। आते हुए 2 पके हुए केले लेते हैं आना, शायद उसका पेट खराब है, मसल कर खिलाऊंगी तो उसका पेट सही हो जाएगा। उसने कहा अच्छा। और मुन्ना को हम डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए हैं और डॉक्टर साहब ने कहा था कि 15 दिन बाद एक बार आकर बच्चे को दिखा देना। मुन्ना तो अब 1 महीने का होने वाला है। हमें डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। वो कहता अच्छा, देखता हूँ। अब वो नहाने की ओर जाने वाला था, तभी उसकी पत्नी कहती, अरे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करना तो भूल ही गई। है क्या हुआ? कौन सी बात कहनी है? वो कहती है, राजू और रवि को स्कूल से निकाल दिया गया है। वो कहता है क्यों? तो उसकी पत्नी बताती है कि हमने उसकी 2 महीने की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं की, इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। जब तक 2 महीने की फ़ीस जमा नहीं करेंगे तब तक उनका दाखिला दोबारा नहीं होगा। ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, आवारा हो जाएंगे, क्या फ़ायदा? हमें जल्दी से जल्दी उनकी फ़ीस जमा करनी चाहिए। वो कहता अच्छा, मैं देखता हूँ। अब वो नहाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है।
और वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि काका जी बाहर खड़े हुए हैं। काका जी कोई और नहीं, उनके मकान मालिक हैं। वो दरवाज़ा खोलता है, बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है आइए काका जी बैठिए, और ठंडा पानी लाकर उन्हें पिलाता है। काका जी कहते हैं बेटा जी, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें अपनी काकी की आदत तो पता ही होगी, वो दिमाग का दही बना देती हैं। आपने 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। काकी ने कहा है कि अगर वो मकान का किराया नहीं दे रहे तो उनसे मकान खाली करवा लो। बेटा, अब तक तो मैं बचाता रहा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता है हाँ काका जी, मुझे तो पता है आपकी भी मजबूरी है। मैं जल्दी से जल्दी आपका 3 महीने का जो किराया बाकी है वो आपके पास पहुँचाता हूँ। काका जी चले जाते हैं। अब वो तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है, और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है, सामने वाली दुकान से आवाज़ आती है, संजीव, ओ संजीव। वो कहता है कि हाँ चाचा जी, क्या हुआ? बेटा इधर आओ। वो उस दुकान वाले के पास जाता है। दुकान वाला कहता है संजीव बेटा, तुमने पिछले महीने का राशन का बिल तो अभी तक चुकाया नहीं, और इस महीने का फिर दोबारा से सामान लेना शुरू कर दिया। बेटा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए बेटा जल्दी से जल्दी तुम पुराना बिल चुकता कर दो, जिससे कि नया सामान देने में भी मुझे आपत्ति ना हो। वो कहता है सही है चाचा जी, मैं जल्दी से जल्दी आपको पैसे चुकाता हूँ। वो बहुत इन सब समस्याओं में उलझा हुआ अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि मुंजीस भाई ने, जो कंप्यूटर पे बैठते थे, उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। वो बोलते हैं संजीव, तूने तो पागल बना रखा है मुझे। 300 रुपये तूने मुझसे उधार लिए थे और कहा था मैं जल्दी दे दूंगा। महीनों बीत गए हैं उस बात को। आइंदे से तो मैं तुझे एक पैसा नहीं देने वाला। मैंने तेरी मजबूरी समझ के तुझे पैसे उधार भी दिए थे, लेकिन तूने तो उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तेरा मन है या नहीं है पैसे देने का? वो कहता है मुंजीस भाई, आप ऐसा मत कहो, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। वो जिन इंजीनियर साहब के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे सब, वो बहुत दयालु प्रकृति के थे, और एक चीज़ के लिए वो पूरे शहर में चर्चा में थे, अपनी ब्रांडेड घड़ी के चक्कर में। इंजीनियर बाबू एक बहुत महंगी घड़ी पहना करते थे, जिसकी कीमत 10 लाख से भी ऊपर थी। और इंजीनियर बाबू की आदत थी कि वो घड़ी पहनकर तो आते थे, उसके बाद वो टेबल पर घड़ी उतार के रख देते थे। उनकी जो कोठी थी वो उनके ऑफिस के जस्ट सामने ही थी, और दोपहर को वो लंच करने के लिए अपने घर जाया करते थे। तब भी वो ब्रांडेड घड़ी उनकी जो है मेज पर ही रखी रहती थी। ये सब लोग जानते थे। अब लंच टाइम हुआ। लंच टाइम में सब अपना लंच करने के लिए चले गए, मुंजीस भाई भी और अनीता बहन भी, और इंजीनियर बाबू तो अपने घर चले गए लंच करने। लेकिन संजीव परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका लंच करने का मन नहीं था। तभी उसकी नज़र पड़ी उस टेबल पर जिस पर ब्रांडेड घड़ी रखी थी। उसके मन में आया कि अगर ये ब्रांडेड घड़ी मैं चुरा लूं
और इसे मार्केट में बेचूं तो ना करते हुए भी मुझे इतना पैसा तो मिल जाएगा कि मैं बड़े प्यार से अपनी समस्याओं का समाधान खोज लूँगा। वो जाता है टेबल के पास और घड़ी उठा लेता है और जल्दी से उस घड़ी को अपनी जेब में रख लेता है। इतनी देर में मुंजिस भाई किसी काम से केबिन में आते हैं। मुंजिस भाई को कुछ नहीं पता, लेकिन पता नहीं उनके मुंह से क्या निकलता है। अरे संजीव, तेरी करतूतें तो मैं देख रहा हूँ, अभी इंजीनियर बाबू आ जाए मैं उन्हें बताऊंगा सब कुछ। अब जब संजीव ये बात सुनता है तो वो डर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है मानो वो जो ब्रांडेड घड़ी उसने अपनी जेब में रखी है वो कोई जलता हुआ सिलेंडर हो। पूरा का पूरा वो पसीने पसीने हो रहा था। वो बाहर आता है तो अनीता बहन कहती है, हाँ संजीव, क्या हो गया, इतने पसीने पसीने कैसे हो रहा है, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की है तूने। अब तो संजीव जब ये सुनता है कि अनीता बहन ने भी पहचान लिया, अब उसे लगता है कि अब क्या होगा कि ये दोनों इंजीनियर बाबू के आने पर इंजीनियर बाबू से शिकायत करेंगे और इंजीनियर बाबू पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस पकड़कर मुझे ले जाएगी, सब लोग मुझे चोर चोर कहेंगे और इससे मैं अपनी समस्याओं का समाधान करने की बजाय क्या होगा कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और समस्याएं और उलझ कर रह जाएंगी। मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। वो फिर दोबारा से कैबिन में जाता है और अपनी जेब से घड़ी निकालता है और उस घड़ी को टेबल पर रख देता है। लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मुंजिस भाई और अनीता बहन ने दोनों ने उसे देख लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंजिस भाई और अनीता बहन इंजीनियर बाबू से कहें कि इसने चोरी की थी और डर के मारे इसने दोबारा से घड़ी वहीं रख दी है। इस बात पर इंजीनियर बाबू मुझे नौकरी से तो इंजीनियर बाबू मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे, लेकिन नौकरी से तो निकाल ही देंगे। अब मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। वो इंतज़ार करता है इंजीनियर बाबू के आने का और आते ही उनके पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर बाबूजी बहुत दयालु थे, दया के साथ वो उसे कहते हैं कि संजीव बेटा, क्या बात हो गई, तू कैबिन में आ। वो उसे अपने कैबिन में ले जाते हैं और उससे कहते हैं, अब मुझे बता क्या बात हो गई। संजीव अपनी सारी समस्याएं बताता है और बताता है इन समस्याओं का जो वो निदान खोज रहा था वो आपकी ब्रांडेड घड़ी चोरी करके खोज रहा था। लेकिन उसे अपनी जल्दी ही गलती का एहसास हुआ और उसने वो घड़ी दोबारा से टेबल पर रख दी। लेकिन वो चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या करे, अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं मिल रहा था। इंजीनियर बाबू बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुझे कितने रुपए की कम से कम ज़रूरत है इस समय, इमीडिएटली। वो कहता है, कम से कम मुझे 20,000 रुपये तो चाहिए। उसने कहा अच्छा। वो तिजोरी खोलते हैं और 10,000 रुपये की 2 गड्डी निकालते हैं और संजीव के हाथ में देते हैं और कहते हैं, संजीव बेटा, ये 20,000 रुपये तू ले जा, इस महीने से तेरी पे 7,000 रुपये महीना कर दे रहा हूँ, जिसमें से 1,000 रुपये महीना तेरा हर महीने का कटेगा
और तुझे 6,000 रुपये महीने जो तुझे मिलता था वो हमेशा मिलता रहेगा। आज की तेरी छुट्टी है, जा अपनी समस्याओं का समाधान कर पहले। वो सबसे पहले बाहर निकलता है और मुंजीस भाई को 300 रुपये देता है और मुंजीस भाई से माफ़ी मांगता है कि मुंजीस भाई तो आप मुझसे नाराज़ मत होना, आप मेरे बड़े भाई के समान हो। मुंजीस भाई को भी उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आइंदे से ध्यान रखना। उसके बाद वो सबसे पहले काका जी के पास जाता है, उन्हें 3 महीने का जो मकान का किराया था वो दे देता है। उसके बाद वो जो है राशन वाले के पास जाकर पिछले महीने का राशन का बिल चुकता कर देता है। इसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनके हाथ में 101 रुपये देकर कहता है कि आप मंदिर में 101 रुपये का दान कर दीजिएगा। इसके बाद वो पति पत्नी अपने छोटे बेटे को दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। उसका जो पेट खराब था उसके लिए डॉक्टर साहब दवाई देते हैं। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों के स्कूल जाते हैं। वहाँ पर 2 महीने की जो स्कूल की फ़ीस थी वो चुकता करते हैं। अब संजीव की सारी परेशानियों का हल मिल चुका था। संजीव ने अब तय कर लिया था कि जितनी चादर होगी उतने ही पैर पसारेगा और वो इस बात को ध्यान रखता है और बहुत मेहनत करता है। इंजीनियर बाबू भी उसके कार्य से खुश हो जाते हैं और उसकी पे और बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है, कहानी पूर्ण होती है। हर समस्या का समाधान चोरी नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।